राधे राधे विद्यार्थियों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी की मानव भूगोल बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। नियतिवादी या निश्चयवाद या पर्यावरणवाद का अर्थ, परिभाषा और इसके विकास कि ये किस तरह की विचारधारा है, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले नियतिवाद और निश्चयवाद या पर्यावरणवाद का अर्थ समझते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, देखेंगे आप। नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका मतलब है, इस बात को हम समझेंगे। भूगोल में कई प्रकार के द्वैतवाद का विकास हुआ है, यानी कि द्वैतवाद। अब द्वैतवाद यहाँ पर क्या है, ये समझना आपको जरूरी है कि द्वैतवाद जब दो विचारों में आपस में विरोधाभास होते हैं या दो अलग अलग मान्यताएं जब पलटती हैं तो उनको द्वैतवाद कहा। जैसे कि यहाँ पर हम नियतिवाद और नियतिवाद के साथ में हम जोड़ सकते हैं संभववाद। ये दो अलग अलग विचारधाराएं थी जिसमें प्रकृति और मानव को लेकर की श्रेष्ठता को लेकर, प्रकृति की श्रेष्ठता और मानव की श्रेष्ठता को लेकर के ये निश्चित किया जा रहा था कि प्रकृति श्रेष्ठ है या मानव श्रेष्ठ है। तो नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद जो था वो प्रकृति की श्रेष्ठता को, संभववाद मानव की श्रेष्ठता को बता रहा था। तो इसमें यही है कि भूगोल में कई प्रकार के द्वैतवाद का विकास हुआ है। इनमें नियतिवाद बनाम संभववाद, नियतिवाद और संभववाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारा रही हैं। यह द्वैतवाद भूगोल के विषय वस्तु से संबंधित है। यूरोप में जब आधुनिक भूगोल का विकास हुआ तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने, यहाँ से समझने वाली बात है, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने नियतिवाद दृष्टिकोण को अपनाया, नियतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नियतिवादी दृष्टिकोण है ये कहाँ की विचारधारा रही है, जर्मनी की विचारधारा है। यानी कि जर्मनी में नियतिवादी विचारधारा का विकास हुआ है और नियतिवाद का जर्मन जो विद्वान थे उन्होंने ही इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। नियतिवादी का तात्पर्य है भूगोल में प्रकृति की श्रेष्ठता को महत्वपूर्ण मानना। यानी कि नियतिवादी ये कहते थे कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और प्रकृति जो अपनी इच्छा से जो निर्धारित करती है वही मानव को करना पड़ता है और मानव उसका एक दास मात्र है। मानव प्रकृति को स्वामी की तरह ही मानता है। तो उन्होंने कहा भूगोल में प्रकृति की श्रेष्ठता को महत्वपूर्ण मानना। जर्मन विद्वानों के विरुद्ध फ्रांस में संभववाद का उदय हुआ। लेकिन जब जर्मनी के अंदर नियतिवादी विचारधारा आई तो दूसरा देश था फ्रांस, और फ्रांस के अंदर जो द्वैतवाद में इसकी जो दूसरी विचारधारा थी जो इसके साथ ही खड़ी थी, विपरीत भाग में खड़ी थी, वो थी संभववाद। और संभववाद का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, वो फ्रांस में हुआ था। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि नियतिवाद। अब हम संभववाद और नियतिवाद को हमने समझा पहले तो कि संभववाद और नियतिवाद में क्या फर्क है। एक जर्मनी के अंदर जो विचारधारा आई थी वो नियतिवादी थी, जिसमें भूगोल के अंदर उसने क्या कहा, प्रकृति की श्रेष्ठता की बात की थी। जबकि फ्रांस के अंदर संभववादी विचारधारा आई थी जो मानव की श्रेष्ठता है, मानव की प्रमुखता की बात करता है। नियतिवाद क्या है, भूगोल में मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच, भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हेतु अनेक पद्धतीय वैचारिक संप्रदाय का विकास हुआ और उनमें से एक विचार निश्चयवादी के नाम से जाना जाता है। भूगोल में द्वितीय विश्व युद्ध तक निश्चयवादी विचार का प्रभाव बना रहा था। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो 1939
1939 से लेकर के 1945 तक इसमें निश्चयवादी विचारधारा बनी रही थी। जो कहाँ की विचारधारा थी, ये कहाँ की थी, जर्मन विचारधारा थी, यानी कि जर्मनी में इस विचारधारा का विकास हुआ है। निश्चयवादी विचार का तात्पर्य है समय का इतिहास, सभ्यता, जीवन शैली, संस्कृति एवं राष्ट्र की सभी धारणाएं पर्यावरण के द्वारा निर्धारित रूप संचालित की जाती हैं। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन के रूप में हम देख सकते हैं। इसका तात्पर्य है अगर समय का कोई भी इतिहास है, कोई भी सभ्यता है, जीवन शैली है, जो अपनी लाइफ स्टाइल हो या हमारे कल्चर संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, इन सबकी या राष्ट्र की सभी धारणाएं जो होती हैं वो पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं, यानी कि प्रकृति की श्रेष्ठता है। सीधे तौर पर उनका कहना यह था कि जो भी हम पृथ्वी पर, जो भी हम धरातल पर जो भी दृश्यावली देखते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं या कोई अन्य से संबंधी हैं, मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको प्रकृति निर्धारित करती है, पर्यावरण निर्धारित करता है। इस सिद्धांत की बात अगर हम करें तो नियतिवादी संकल्पना मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता या मौन का पुतला मानता है। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें लाइन आती है कि नियतिवादी संकल्पना में क्या कहा है, मानव एक मौन के पुतले की तरह है। मानव एक मौन के पुतले की तरह है। जैसे मौन के पुतले की मूर्ति जो होती है वो जैसे खड़ी रहती है एक जगह, जहाँ उसको रखती है वो सारे उसकी प्रक्रिया कुछ भी हरकतें उसकी नहीं होती, उस तरीके से मानव है प्रकृति के सामने एक मौन का पुतला, और प्रकृति उसको अपने अनुसार ढालती है, जिस पर भौतिक तत्व क्रियाशील रहते हैं और उसके व्यवहार तथा निर्णय लेने की प्रवृत्ति को भी नियंत्रित करता है। यानी कि मानव पर भौतिक शक्तियां, जो भौतिक तत्व हैं वो क्या रहेंगे, क्रियाशील रहते हैं और उसके व्यवहार तथा निर्णय लेने की प्रवृत्ति को भी ये नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से मानव एक मौन के पुतले की तरह रहता है और प्रकृति उसको निर्धारित करती है, निश्चित करती है। आगे हम देखते हैं इसमें नियतिवाद या निश्चयवाद के समर्थन में तर्क की बात करते हैं कि हमारे भूगोल में ऐसे कौन कौन से विद्वान हुए हैं जो नियतिवाद या निश्चयवाद के समर्थन की बात करते हैं। तो नियतिवाद की सर्वप्रथम व्याख्या करने का जो कार्य है वो यूनानी एवं रोमन, इसका जो कार्य है वो हम देखें तो यूनानी एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया था, जिसके अंदर अगर हम देखें तो हिप्पोक्रेट्स का नाम है, अरस्तु है, यूथिडेट्स है, जोनोफोन है, जैसे भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि भौगोलिक अवस्थिति पर्यावरणीय अनुकूलता के कारण ही एथेंस नगर को पूरी दुनिया में विशिष्ट महत्व था। यानी कि अगर हम सबसे पहले देखें तो हिप्पोक्रेट्स हैं, अरस्तु हैं, यूथिडेट्स हैं, जोनोफोन हैं, ऐसे जो भूगोलवेत्ताएं हैं उन्होंने नियतिवाद की अवधारणा को स्वीकार किया है, नियतिवाद को माना है और इन्होंने वहाँ यूनान के जो एथेंस नगर है उस एथेंस नगर में कहा है कि वहाँ की पर्यावरण के कारण ही, वहाँ की पर्यावरणीय विविधताओं के कारण ही दुनिया में उसको एक बड़े नगर के रूप में माना है, मगर बड़े नगर के रूप में जाना गया है। तो ये भी बात उन्होंने यहाँ पर की है। आगे देखते हैं हिप्पोक्रेट्स ने अपनी एक पुस्तक, हिप्पोक्रेट्स ने अपनी इनकी एक पुस्तक रही है हिप्पोक्रेट्स की, जिसका नाम है एक वायु, जल और स्थान। ये हम देख सकते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने अपनी पुस्तक एक वायु, जल और स्थान
में बताया है कि मानवीय अधिवास वायु, जल और स्थान के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। उन्होंने बताया कि नील नदी घाटी क्षेत्र में सघन जनसंख्या इसलिए पाई जाती है कि वहाँ कृषि कार्य के लिए, मानव तथा अधिवास के लिए जल, वायु और स्थान काफी अनुकूल है। तो ये समझना होगा सबसे पहले कि जितने भी इसके विषय में जो तर्क देने वाले विद्वान हैं, जो भी नियतिवाद की बात करने वाले या नियतिवाद को मानने वाले जो विद्वान हैं, वो सब ये तर्क देते हैं कि पर्यावरण या वातावरण, एनवायरनमेंट मानव को किस तरीके से प्रभावित करता है और मानव उस वातावरण की सत्ता को किस तरीके से स्वीकार करता है। तो उन्होंने जैसे कि नील नदी का उदाहरण दिया है कि अफ्रीका के अंदर हम देखते हैं नील नदी का जो क्षेत्र, वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है और मानव का सघन रूप से वहाँ पर निवास क्यों है? क्योंकि वहाँ पर नील नदी का वह क्षेत्र है। नील नदी का क्षेत्र होने के कारण वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद में अरस्तु महोदय जो हैं, अरस्तु भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अरस्तु महोदय ने बताया कि शीत प्रदेश में निवास करने वाले निवासी साहसी और उष्ण प्रदेश में निवास करने वाले निवासी आलसी होते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि शीत प्रदेश, अब शीत प्रदेश में जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं वो साहसी होते हैं और उष्ण प्रदेश में जो निवास करने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? आलसी होते हैं और डरपोक भी होते हैं। आलसी के साथ उन्होंने क्या कहा? डरपोक होते हैं। शीत प्रदेश के निवासी हमेशा शासक होते हैं और उष्ण प्रदेश के निवासी शासित होते हैं। यानी कि शीत प्रदेश के निवासी शासक होते हैं जो शासन करते हैं, जबकि उष्ण प्रदेश के निवासी शासित होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर शासन किया जाता है। इसी कारण से नियति प्रकृति के द्वारा शोषित एवं शासक वर्गों का निर्धारण होता है। तो ये अरस्तु ने भी माना है। अरस्तु ने कहा कि उष्ण प्रदेशों के निवासी आलसी और डरपोक होते हैं, जबकि शीत प्रदेशों के निवासी साहसी होते हैं। तो सीधे तौर पर अरस्तु का कहना यह है कि वातावरण का, जलवायु का भी मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मानव के क्रियाशीलता को भी या मानव के कार्य को भी जलवायु निर्धारित करती है, वातावरण निर्धारित करता है। तो इस तौर पर सीधे हिप्पोक्रेट्स की बात करें या फिर अरस्तु की बात करें, दोनों की ही अगर हम बात करें तो दोनों ही ये बात बताते हैं कि वातावरण कैसे मानव को प्रभावित करता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम देखते हैं तीसरे जो भूगोलवेत्ता हुए हैं, तीसरे भूगोलवेत्ताओं में अगर हम देखें तो नाम आता है, रोमन भूगोलवेत्ता है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने बताया कि ढाल उच्चावच और जलवायु ये सभी प्रकृति प्रदत्त है। कोई भी ढाल है, स्लोप होता है, या कोई भी उच्चावच ऊंचे नीचे पर्वतीय जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, या वहाँ की जलवायु है, ये सभी किसके द्वारा निर्धारित हैं? ये सभी जो है वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित हैं। यानी इन सबको प्रकृति निर्धारित करती है। ये तीनों कारक मिलकर मानव के जीवन शैली को विकसित करते हैं। यानी कि ढाल, उच्चावच और जलवायु ये प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं और प्रकृति ही फिर मानव के जीवन को निर्धारित करती है। प्रकृति ही मानव की जीवन शैली को निर्धारित करती है। मध्य युग में और भी अनेक विचारक हुए थे, जिनमें बॉल्डिंग है, मॉन्टेस्क्यू है, ये भी बताते हैं कि मानवीय अधिवास और उसके कार्यकलाप का निर्धारण भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच और मृदा के द्वारा किया जाता है। यानी कि जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हैं, उन मानवीय क्रियाकलापों का निर्धारण भी जलवायु करती है, उन मानवीय क्रियाकलापों का निर्धारण भी मृदा करती है। यानी कि मानव कृषि कार्य करेगा, अब कृषि कार्य करेगा तो उपजाऊ मृदा की आवश्यकता है। तो मानव का बस, अब जैसे हम भारत में देखें तो भारत में हम देखते हैं कि उत्तर का जो मैदान है वहाँ पर ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगा घाटी के मैदान है, गंगा के क्षेत्र हैं, यमुना का जो है उपजाऊ मैदान है, तो इसलिए वहाँ पर बसाव ज़्यादा है। तो इन्होंने भी यही बात निश्चित की है, निर्धारित की है कि किस तरीके से प्रकृति जो है वो मानव को निर्धारित करती है, मानव की क्रियाकलाप को निर्धारित करती है। आगे देखते हैं। निश्चयवादी विचार के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का भी योगदान है। और अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान हम देखें तो एक है
अल मसूदी, इब्न हाकल और अल इदरसी, इब्न खालदून। हमने हिप्पोक्रेट्स का नाम देखा, हमने अरस्तु का नाम देखा, हमने स्ट्रैबो का नाम देखा, और इसके बाद से हमने कुछ अरबी भूगोल देखा, अरब भूगोल देखा। और अरब भूगोल वेत्ताओं में हमने इनके नाम देखे जिनमें अल मसूदी जो अल मसूदी हैं, अल मसूदी ने उत्तर भारत का अध्ययन करके बताया कि जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल स्तर उपलब्ध हो वहाँ के लोग हमेशा प्रसन्नचित्त और विनोदपूर्ण होते हैं, और जबकि शुष्क प्रदेश के निवासी काफ़ी असंतुलित रहते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जहाँ पर भी अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध है, जहाँ पर भी पीने योग्य पानी उपलब्ध है, कृषि के लिए जल उपलब्ध है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो हंसमुख स्वभाव के होते हैं, विनोदपूर्ण होते हैं। जबकि जो शुष्क प्रदेश होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो मृदु स्वभाव के नहीं होते हैं, उनका स्वभाव जो होता है वो असंतुलित दिखाई देते हैं, अनबैलेंस होते हैं। तो उन्होंने भी अपनी बात ये रखी है। इसके बाद हम देखते हैं जर्मन भूगोलवेत्ता कांट महोदय। जर्मन भूगोलवेत्ता कांट महोदय ने बताया कि उष्ण प्रदेश के निवासी सुस्त और भीरू होते हैं। जैसे कि अरस्तु की बात हमने सुनी थी, अरस्तु ने भी ये बात कही थी कि उष्ण प्रदेश के निवासी डरपोक होते हैं। ऐसी तरीके से कांट क्या कहते हैं, कांट कहते हैं कि उष्ण प्रदेश होते हैं, उष्ण प्रदेश के निवासी कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, भीरू यानी डरपोक होते हैं। वही बात कांट ने कही है जो अरस्तु की हमने पढ़ी थी। जबकि शीत प्रदेश के निवासी कैसे होते हैं, साहसी और प्रतिज्ञ होते हैं। यानी कि किस तरीके से उष्ण और शीत जलवायु का प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है, ये बात जो है ये बताते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें आधुनिक भूगोल में नियतिवादी चिंतन के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, और हम्बोल्ट का पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है कॉस्मोस, जिसके 5 खंड हैं, 5 खंड हैं, 5 खंडों में है। और कार्ल रिटर की पुस्तक है अर्धकुंडे, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। चार्ल्स रिटर की पुस्तक है अर्धकुंडे और हम्बोल्ट की पुस्तक है कॉस्मोस, और नामक पुस्तक का विशेष योगदान है, यानी कि पुस्तकों में भी इन्होंने वातावरण के प्रभाव को दिखाया है। इन दोनों विद्वानों ने न केवल प्रकृति की श्रेष्ठता को स्थापित किया, परंतु भौतिक भूगोल को ही मुख्य भूगोल माना। तो हम्बोल्ट और रिटर, हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मोस और रिटर की अर्धकुंडे, इन पुस्तकों में भी नियतिवादी विचारधारा को अपनाया गया है, नियतिवादी विचारधारा को श्रेष्ठ माना गया है, और इन्होंने भौतिक भूगोल को ही मुख्य भूगोल माना है। इन्होंने कहा कि भूगोल के अंदर अगर कोई मुख्य भूगोल है तो वो कौन सी है, भौतिक भूगोल है। रिटर महोदय ने यहाँ तक बताया कि मानव के शरीर की बनावट, शारीरिक गठन और स्वास्थ्य विभिन्न पर्यावरणीय विभिन्नता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो शरीर की बनावट है, रंग रूप जो है, काला गोरा, लंबाई, ऊंचा कद, नीचा बालों की बनावट, ये सब वातावरण के द्वारा निश्चित होते हैं, पर्यावरण के द्वारा निश्चित होते हैं। डार्विन की अपनी एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये इनकी पुस्तक है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं जो डार्विन का है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसमें बताया कि जीवों के उत्कर्षीय प्रक्रिया को प्राकृतिक कारण ही निर्धारित करते हैं। जो जीव प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं वे जीवित रह पाते हैं, और जो अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते उन्हें प्रकृति परित्याग कर देती है। जो एडजस्ट करते हुए चलते हैं, जो जीव आपस में समायोजित तरीके से चलते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। अगर समायोजन की प्रक्रिया उसमें नहीं है तो प्रकृति उनको छोड़ देती है, वो प्रकृति से पीछे छूट जाते हैं। आगे हम देखते हैं डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित होकर के रेडजल महोदय, जिसको मानव भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है, रेडजल महोदय की पुस्तक है एंथ्रोपोजोग्राफी। रेडजल महोदय ने नियतिवाद के स्थान पर कौन सा वाद दिया था, पर्यावरणवाद। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। रेडजल ने नियतिवाद के स्थान पर पर्यावरणवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। नियतिवादी संकल्पना के तहत मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रकृति के समस्त घटकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरण
वाद के तहत प्रकृति के कुछ निश्चित घटकों के प्रभाव का ही विश्लेषण किया जाता है। देखो इनकी एक खास बात निकल के आती है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि नियतिवाद के स्थान पर इन्होंने पर्यावरण दिया, पहली बात ध्यान रखनी है आपने। और इन्होंने कहा कि नियतिवादी संकल्पना के तहत मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रकृति के समस्त घटकों का अध्ययन किया जाता है। नियतिवाद के तहत प्रकृति के समस्त घटकों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरणवाद में कुछ निश्चित घटकों का ही अध्ययन किया जाता है। समस्त घटकों का अध्ययन निश्चयवाद में होता है, जबकि पर्यावरणवाद में मानव के ऊपर कुछ निश्चित घटकों का ही प्रभाव का अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवादी संकल्पना का समर्थन किया है, जिसमें हम पढ़ते हैं डेविस जो अमेरिका के थे, जिनका पतन चक्र भी पढ़ते हैं हम। डेविस मैडम ने ज्योग्राफिकल ऐसे, इनकी पुस्तक है ज्योग्राफिकल ऐसे, भौगोलिक निबंध, भूगोल के ऊपर निबंध, ज्योग्राफिकल ऐसे नामक पुस्तक में भूदृश्य के विकास पर जलवायु जैसे कारकों का प्रभाव बताया है। तो डेविस कहते हैं कि भूदृश्य का जो विकास होता है उस पर भी जलवायु के कारकों का प्रभाव देखा जाता है। अमेरिकी एक भूगोलवेत्ता और है जिनका नाम है मिस सैम्पल, बड़ी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है की इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। सैम्पल की पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में अनेक प्रकार के तथ्यों से नियतिवाद का समर्थन किया है। उन्होंने इस पुस्तक में मानव को धरातल की उपज बताया है। ये लाइन आपको कुमारी सैंपल का क्या कहना है? मानव धरातल की उपज है, यानी कि मानव जो है वो पृथ्वी की क्या है? उपज है। उन्होंने यह भी कहा है कि मानव मोम का पुतला है। दूसरा उनका जो कथन है वो है मानव मोम का पुतला है। तो उन्होंने पहला कथन क्या कहा? मानव धरातल की उपज है। दूसरा कथन क्या है उनका? कि मानव मोम का पुतला है। इसे प्रकृति जब चाहे अपनी चुटकियों से मसल सकती है। प्रकृति जब चाहे इसे अपनी चुटकियों से मसल सकती है। इस तरह मिस सैंपल को नियतिवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है। इसकी पुस्तक नियतिवाद के समर्थन में लिखा गया अंतिम पुस्तक था, यानी कि जो मिस सैंपल ने जो पुस्तक लिखी है वो नियतिवाद के समर्थन में लिखी हुई अंतिम पुस्तक है। और जो सैंपल हैं अमेरिका की भूगोलवेत्ता है, लेकिन ये रेड जेल की शिष्या थी। रेड जेल की शिष्या थी। तो इनकी दो तीन जो इनके स्टेटमेंट कथन है, मानव धरातल की उपज है, मानव मोम का पुतला है, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, ये इनकी पुस्तकें भी हमको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। उपरोक्त भूगोलवेत्ताओं के अलावा अगर हम देखें तो ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं में भी मैकेंडर का नाम आपने सुना, हृदय स्थल सिद्धांत। इन्होंने भी कहा कि जितना समुद्र का क्षेत्र है या स्थलीय भाग है वो राजनीतिक सीमा भी उसकी निर्धारित होती है या उसके शासन शक्ति को भी निर्धारित करती है। तो मैकेंडर है, सोल्म है, हर्वर्डसन है, रॉबर्ट मिल है, बोमेन है, जैसे भूगोलवेत्ताओं ने भी नियतिवाद का समर्थन किया है। इस नियतिवादी विचारधारा के अंदर हमने मुख्य रूप से इन बातों को देखा कि कैसे चाहे हिप्पोक्रेट्स से लेकर के कुमारी सैंपल तक हमने ये बातें देखी कि किस तरीके से पर्यावरण का प्रभाव मानव के क्रियाकलापों पर, मानव के जीवन पर, रहन सहन पर, वेशभूषा, उसके शारीरिक गठन पर किस तरीके से प्रभाव दिखाई देता है। इन सब के बाद भी इसकी आलोचना होती है। आलोचनाओं में अगर हम देखें तो इसकी आलोचनाओं में हम देखते हैं कि कौन कौन से जो विद्वान हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचनाओं में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियतिवाद की निम्नलिखित आलोचना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर द्वैतवाद क्या है कि नियतिवाद की विचारधारा जो जर्मनी से आई थी, इसके बाद में हम देखा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के अंदर एक नई विचारधारा का जन्म होने लगा और वो थी संभववाद। और संभववादी विचारधारा ने नियतिवादी विचारधारा को श्रेष्ठ नहीं माना। उन्होंने कहा कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ
नहीं होती, मानव का भी उसमें योगदान होता है, या मानव भी विशेष होता है जो प्रकृति को अपने अनुसार रख सकता है या ढाल सकता है। तो इसमें कुछ विद्वानों ने यह कहा कि नियतिवादी एक पक्षीय विचार है, एक पक्षीय प्रस्तुत है, जिसमें प्रकृति की भूमिका को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। OH के स्पैट, ये महत्वपूर्ण विद्वान थे, OH के स्पैट महोदय ने नियतिवादियों की आलोचना करते हुए कहा कि वातावरण अपने आप में अर्थहीन वाक्यांश है, बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो OH के स्पैट क्या कहते हैं कि बिना वातावरण के मानव का कोई अस्तित्व नहीं, बिना मानव के वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद में होते हैं हार्टसॉन महोदय। हार्टसॉन महोदय ने कहा कि नियतिवाद की आलोचना करते हुए कहा कि इस संकल्पना को पूर्णतः त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह मानव और प्रकृति को अलग करता है। नियतिवाद, इन्होंने क्या कहा हार्टसॉन ने कि नियतिवाद जो है वो मानव और प्रकृति को अलग करता है, क्योंकि प्रकृति और मानव तो एक सामंजस्य से चलने वाले हैं। प्रकृति को मानव की और मानव को प्रकृति की आवश्यकता है, तो दोनों मिलकर कार्य करने वाले हैं। लेकिन नियतिवादी विचारधारा तो मानव को मोम का पुतला बोल रही है, उसको धरातल की उपज, उसको दास बोल रही है, तो फिर ये तो अलग अलग करने वाली विचारधारा है। इसके बाद में नियतिवादी संकल्पना के सबसे प्रमुख जो आलोचक हैं वो संभववादी भूगोलवेत्ता हुए हैं। कौन से हुए हैं? संभववादी, यानी कि इसकी जो आलोचना करने वाले हैं नियतिवाद की, वो कौन थे? संभववादी भूगोलवेत्ता थे, जिसमें फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता सबसे प्रमुख माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि फ्रांस के अंदर ही किसका जन्म हुआ था? संभववाद का जन्म हुआ था, और संभववादी जो भूगोलवेत्ता हैं वो इसके कट्टर जो है आलोचक माने जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बिलास महोदय ने कहा कि प्रकृति से ज्यादा सलाहकार की भूमिका निभा सकता। देखो बिलास जो है, विडाल डीला बिलास, इनका आप नाम सुनेंगे, पहले मैं आपको इधर बताता हूँ उसके नाम। इनका पूरा नाम है विडाल डीला बिलास, और ये थे फ्रांस के। विडाल डीला बिलास जो थे फ्रांसीय थे, और इन्होंने यही संभववादी विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक इनको माना जाता है। संभववादी विचारधारा जो देने का श्रेय है मुख्य रूप से वो इन्हीं बिलास महोदय को जाता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, यहां से देखिए, कि प्रकृति ज्यादा से ज्यादा एक सलाहकार की भूमिका निभा सकता है या सकती है, न कि निर्णायक कर्ता हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल एक सलाहकार के रूप में हो सकती है, लेकिन वो निर्णायक कर्ता नहीं है। वो ये निर्धारित नहीं करेगी कि मानव को क्या करना है, वो मानव को केवल परामर्शदाता के रूप में, सलाहकार के रूप में सलाह दे सकती है, लेकिन वो निर्णायक की भूमिका में नहीं हो सकती। ये बात किसने कही? ये बिलास महोदय ने कही। इसके बाद में एक अन्य होते हैं ब्रूंस महोदय ने नियतिवाद की आलोचना करते हुए कहा कि मानव दिन दहाड़े पृथ्वी के गर्भ से खनिज पदार्थों को निकाल रहा है और प्रकृति मौन बनी रही है। कितनी, देखो ये यथार्थवाद है जो आज के समय वर्तमान युग में हम देख सकते हैं। मानव कितनी गहरे खाने खोद रहा है, कितने गहरे, जैसे कोयला प्रायद्वीप की बात करें हम साइबेरिया वाले क्षेत्र में, कितनी गहरी खाने खोदती हैं। अफ्रीका की बात, किम्बरले की बात करें, कितनी गहरे खाने खोद करके और पृथ्वी के अंदर से खनिजों को निकाल रहा है, पृथ्वी के अंदर से खनिजों का दोहन कर रहा है, लेकिन प्रकृति मौन का पुतला बनकर उसको देख रही है। तो मानव को मौन का पुतला कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि यहाँ तो प्रकृति मौन का पुतला बनी हुई है। तो ब्रूंस महोदय जो थे, ब्रूंस महोदय, पूरा नाम है जीन ब्रूंस महोदय ने कहा कि नियतिवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मानव दिन दहाड़े पृथ्वी के गर्भ से खनिज पदार्थों को निकाल रहा है और प्रकृति मौन का पुतला बनी हुई उसको देख रही है। तो यहाँ पर ये बातें निकल के आती हैं। इसके बाद में हम निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियतिवादी संकल्पना के कई कट्टर आलोचक हुए हैं, फिर भी नियतिवाद के विरोध में ही संभववादी संकल्पना का अभ्युदय हुआ है। इसका संभववादी संकल्पना का अभ्युदय हुआ है। फलतः नियतिवाद बनाम संभववाद, फलतः नियतिवाद बनाम संभववाद नामक द्वैतवाद
की शुरुआत होगा, जिसके फलस्वरूप भूगोल के विषय वस्तु को विस्तृत आयाम देने में काफ़ी मदद मिली। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, हमने आज नियतिवादी संकल्पना के बारे में, नियतिवादी सिद्धांत विचारधारा के बारे में पढ़ा, जो एक संभववाद बनाम नियतिवाद द्वैत के अंतर्गत निकल जाती है, जिसमें प्रकृति की श्रेष्ठता को माना जाता है और प्रकृति को सर्वोच्च मान के मानव को दास के रूप में माना गया है। मानव को एक मोम का पतला, एक धरातल की पृथ्वी की उपज के रूप में सैंपल ने कहा है। इस तरह के विचारों के बाद में जो उसके आलोचक आए, संभववादी विचारधारा के कट्टर जो समर्थक थे, ब्लास जीन ब्रून्स महोदय ने इसकी गहरी आलोचना की है, हॉर्सन महोदय ने आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मानव एक कुछ भी नहीं है या मोम के पुतले की तरह है। प्रकृति और मानव जो है दोनों का सामंजस्य होता है। प्रकृति जैसे कि जीन ब्रून्स ने कहा है कि मानव कितना दोहन कर रहा है जमीन से, लेकिन फिर भी जो है प्रकृति है वो मोम का पुतला बने हुए वो देख रही है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, मानव का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मानव अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से ढाल रहा है, अपनी चीज़ों को उससे प्राप्त कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि प्रकृति एक सलाहकार की भूमिका में हो सकती है, लेकिन एक निर्णायककर्ता नहीं हो सकती। इस तरीके से आज की क्लास में हमने नियतिवादी विचारधारा को पढ़ा और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम संभववादी विचारधारा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम जो है अपने क्लास को यहीं रोकते हैं।